नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज आपसे बात करूंगा मैं कुछ खास मुद्दों पर, लेकिन सबसे खास मुद्दा इस समय देश में है चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान, और उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और आप देखिए, इस तुगलकी फरमान के खिलाफ कल ही पूरे देश में बंद था, कर्मचारियों का बंद था, बिहार में राजनीतिक दलों का बंद था और प्रचंड बंद था। इस बंद के खुलने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी 5 देशों की यात्रा करके वापस लौट आए हैं। इस बार वो ब्रिक्स के सम्मेलन में खास तौर पर मौजूद थे और उन्होंने ब्रिक्स में एकता का झंडा बुलंद किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीठ फेरी, अमेरिका ने ब्रिक्स के जो इस समय के बैठक के आयोजक थे ब्राजील, उस पर भयंकर टैरिफ लगा दिया है, 50% टैरिफ लगा दिया है। और उनका इरादा केवल ब्राजील को ही परेशान करने का नहीं है, बल्कि ब्रिक्स में शामिल जितने देश हैं, 10-11 देश हैं, उन सभी को इस टैरिफ बार से कत्ल करने का उनका इरादा है। अब ये देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला साहब, उन्होंने तो अब पौरुष दिखाया है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो आर्थिक रूप से इसका प्रतिकार करेगा, आर्थिक प्रतिकार करेगा इस टैरिफ का जो आपने 50% लगा दिया है। अब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी अब ब्राजील का पक्ष लेते हैं, ब्राजील के समर्थन में बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये देखना बहुत खास होगा। लेकिन इसके पहले हम बात कर लेते हैं वही बिहार के मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की। बिहार की मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण इसलिए विवादास्पद है कि चुनाव आयोग ने जो पुनरीक्षण के लिए शर्तें लगाई हैं, जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, उनको लेकर के सभी राजनीतिक दल दुखी हैं। उनका ये कहना है कि ये मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को हटाने की एक साजिश है, क्योंकि उनसे नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस देश में आप भी नागरिक हैं, मैं भी नागरिक हूं। हमारे पास पहचान पत्र के नाम पर या तो आधार कार्ड है या हमारी अंक सूची है, और अगर हम अनपढ़ हैं तो वो भी नहीं है। तो ऐसे में आप किसी से 11 दस्तावेज मांगते हैं, तो ये तो एक बड़ा भारी अन्याय हो गया। और इस मामले को लेकर के कल महागठबंधन ने, जो बिहार का महागठबंधन है, कांग्रेस है, आरजेडी है, और उसमें तमाम सारे दल शामिल हैं, वामपंथी दल शामिल हैं, उन सब ने मिलकर के बंद आयोजित किया। और इस बंद को महान समर्थन मिला, रेलें रोकी, बस रोकी, लेकिन कहीं भी हिंसा नहीं हुई, क्योंकि महागठबंधन ने तय कर दिया था कि हमें तो सरकार को और सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को कुंभकर्णी नींद से जगाना है। और कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए ये जो बंद है, इससे बड़ा हथियार कोई हो नहीं सकता है। बहरहाल, एक तरफ लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है इस तुगलकी फरमान के खिलाफ, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत में भी ये मुद्दा पहुंच गया है। कई याचिकाएं गई हैं, उसमें एक याचिका में जो जनता की ओर से है, एक याचिका आरजेडी के सांसद मनोज झा की ओर से है, उस पर सुनवाई शुरू हो गई है। और जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब और जस्टिस बागची साहब इस मामले में अभी सुन रहे हैं। गोपाल शंकर नारायण उनको, जो कि याचिका के वकील हैं। दूसरे वकील इसमें मनोज झा की ओर से कपिल सिब्बल साहब हैं। अभी जो खबरें छनकर आई हैं, उसके मुताबिक माननीय अदालत ने कहा है याचिकाकर्ता के वकील से कि वो पहले ये साबित करें कि चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया है वो अवैधानिक है या गलत है। बहस हो रही है सरकार की ओर से। पूर्व जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल साहब, वो खड़े होंगे, और अभी हमारे गोपाल शंकर नारायण साहब अपने तर्क रख रहे हैं। उसके बाद कपिल सिब्बल साहब आएंगे और ये चर्चा लंबी चलेगी। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण तो एक नियमित काम है, हर साल होता है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी हुआ, उसके पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी हुए,
और जब भी कोई स्थानीय निकाय का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता रहता है। ऐसे में मतदाताओं से 2003 के पहले के दस्तावेज मांगने की कोई तुक नहीं है। और वाकई में मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग का ये रहता है कि जो पिछला चुनाव हुआ है उसके बाद 18 साल का कोई नया मतदाता अगर हो गया है तो वो उस सूची में शामिल हो जाए, और उस सूची में शामिल हो जाए। उस समय आपत्तियां में भी ली जाती हैं, शिकायतें भी ली जाती हैं। अगर कोई शिकायत करता है किसी मतदाता के बारे में कि नकली है या फर्जी है या मर गया है या उसने अपना राज्य बदल दिया है, तो उनकी भी सुनवाई होती है। लेकिन ऐसा पहली बार देश में हो रहा है कि मतदाताओं से कहा जा रहा है कि वो अपने प्रमाण पत्र तो दे ही दे, और उसके साथ साथ अपने माँ बाप के भी जन्म प्रमाण पत्र लाकर दे, उनके रहवास के प्रमाण पत्र लाकर दे। अब ये बताइए कि जिन लोगों के माँ बाप अनपढ़ रहे, मर गए या जिंदा है तो उनके पास कोई उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो इस पुनरीक्षण में वो दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ा दस्तावेज तो भारत सरकार का आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड पर हमने करोड़ों रुपया इस देश में खर्च किया है। जैसे अमेरिका में SSN कार्ड होता है, ऐसे भारत में आधार कार्ड होता है। और आधार कार्ड मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों को दिया गया होगा जो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि उसमें भी वही दस्तावेज लगते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, घर का पता है, जमीन जायदाद के कागज हैं, लगे होंगे निश्चित तौर पर। तो ऐसे में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण के बहाने अगर आप नागरिकता का परीक्षण कर रहे हैं, नागरिकता का सुनिश्चित कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, बड़ी गड़बड़ बात है। अगर देश में 2024 में पिछले जो आप चुनाव हुए हैं वो इसी मतदाता सूची के आधार पर हुए हैं, उस पर अगर गैर भारतीयों ने मतदान कर लिया है तो ये सबसे बड़ा दोष तो चुनाव आयोग का है। केंद्रीय चुनाव आयोग को इसकी सजा मिलनी चाहिए कि 2023-24 में जो चुनाव हुए हैं उसमें गैर भारतीयों ने आखिर मतदान कैसे कर लिया। अगर गैर भारतीय, मैं तो नहीं मानता हूँ, मतदाता सूचियों में जब नाम जुड़ने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत आसानी से नहीं जोड़े जाते हैं। BLO बिल्कुल स्थानीय स्तर का अधिकारी जांच परख करने के बाद मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने या काटने की अनुशंसा करता है और बाकायदा उसके लिए दस्तावेज देता है। ऐसे में इस समय जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश शर्मा जी, उनका ये जो फरमान है वाकई में अटपटा लगता है, और लगता है कि वो उनके पीछे कोई और है जो उनसे ये करा रहा है। अब उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके पीछे कोई नेता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अब हमें देखना होगा कि माननीय अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई के बाद क्या नतीजा हासिल होता है। माननीय न्यायालय भी केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले पर मोहर लगाती है या इस फैसले को रद्द करती है। दोनों स्थितियों में इसके परिणाम बड़े गंभीर होने वाले हैं। अगर ये फैसला रोका नहीं जाता है केंद्रीय चुनाव आयोग का, तो आप देखें कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक नई समस्या, नया संकट राजनीतिक खड़ा हो जाएगा। और लोग जिस तरह से अभी केवल बिहार में सड़कों पर उतरे हैं 9 तारीख को, उस तरह से पूरे देश में इसकी मुखालफत हो सकती है। क्योंकि इसके पीछे इरादा अब जो लग रहा है कि देखिए, जब सरकार ने आम चुनाव लड़ा था उसे इस मतदाता सूचियों पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब वो 240 पर सिमट गई, 400 पार नहीं कर पाई, तो उन्हें इस सरकार को, इस सरकारी पार्टी को उन राज्यों में, जिन राज्यों की सीमाओं में घुसपैठ की शिकायतें होती रही हैं, बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की, दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, उन राज्यों की मतदाता सूचियों में शंका होने लगी कि इसमें तो भाई बाहर के लोग हैं। अरे बाहर के लोगों ने पहले आपको जिताया था और इस बार हरा दिया, तो आपको मतदाता सूचियों पर शंका होने लगी। तो या तो ये होना चाहिए कि अभी देश में जैसे जनगणना होने वाली है, उस जनगणना के साथ साथ नागरिकता के प्रमाणन की भी कार्रवाई हो जाए और तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं किए जाए।
सारे चुनाव आप स्थगित कर दीजिए, बिहार विधानसभा के चुनाव को भी आप टाल दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, पहले नागरिकता सुनिश्चित कर लीजिए। जब नागरिकता सुनिश्चित हो जाए तब मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर लीजिए, फिर चुनाव कराइए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का काम है, लेकिन नागरिकता का परीक्षण गृह मंत्रालय का काम है। और ये काम चुटकियों में नहीं होता, एक आदेश से नहीं होता, इसके लिए बाकायदा पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अब इस पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के चलते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश से बाहर थे। वो 5 देशों की यात्रा पर थे, अफ्रीकी देश थे ये। इन देशों में वो गए, उन्होंने त्रिनिदाद गए, अर्जेंटीना गए, ब्राज़ील गए, नामीबिया गए, घाना गए और नाइजीरिया गए। इन देशों में भारत के लिए समर्थन हासिल किया और ब्रिक्स की बैठक में भाग ली और ब्रिक्स को मजबूत करने का माननीय प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया। अब आप देखिए कि ब्रिक्स कैसे मजबूत हो रहा है। मुझे तो लगता नहीं ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, क्योंकि इस बैठक में ब्रिक्स के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, चीन और रूस, उसके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही ब्रिक्स की बैठक समाप्त हुई और भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वदेश की ओर रवानगी डाली, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को, ब्रिक्स के देशों को धमकी दे दी कि वो उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और लगाएंगे ही नहीं, उन्होंने कल जो इस बार जो ब्रिक्स का जहां सम्मेलन हुआ ब्राजील, उस पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। अब ये देखना है कि इस दादागिरी के खिलाफ, इस अमेरिका के निर्णय के खिलाफ क्या ब्रिक्स के देश एक रह सकते हैं। ब्रिक्स के बड़े देशों में चूंकि भारत सबसे बड़ा देश है और इस बार रूस और चीन नहीं आए थे, तो ये भारत की जिम्मेदारी होती है कि वो इस टैरिफ लादने के निर्णय का प्रतिरोध करे, नेतृत्व करे ब्रिक्स का, आके अमेरिका के खिलाफ बोले। लेकिन अभी तक जितनी घटनाक्रम पिछले 10-11 साल में हुए हैं, उसमें भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री न चीन के खिलाफ कुछ बोलते हैं और न अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलते हैं। इससे तो बेहतर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला साहब ने जैसे ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की, उन्होंने कहा कि ब्राजील झुकने वाला नहीं है, वो आर्थिक प्रतिकार करेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। इस भाषा की जरूरत है अगर आप विश्व गुरु बनने चाहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं गुरु की बात कर रहा हूँ। वो गुरु हमारे बनना चाहते हैं इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी। विश्व गुरु तो जबरदस्ती ये भी बनना चाहते हैं ट्रंप साहब, और ये तो नोबेल पुरस्कार भी चाहते हैं शांति के लिए। इसके लिए नॉमिनेशन आप देखिए, इधर इसके पहले पाकिस्तान कर चुका है उनके लिए नॉमिनेशन, इजराइल ने भी कर दिया है। जबकि वो पूरी दुनिया में उनकी क्या भूमिका है शांति स्थापना में या शांति भंग करने में, ये सारी दुनिया जानती है। रूस यूक्रेन के युद्ध में उनकी क्या भूमिका है, इजराइल ईरान के युद्ध में उनकी क्या भूमिका है, और भारत पाकिस्तान के बीच हुए 3 दिवसीय युद्ध में उनकी क्या भूमिका रही, ये जग जाहिर है। तो आज हमारा जो ध्यान है, पूरे देश का ध्यान है 2 बातों पर है। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन के जो निर्णय है, उसके ऊपर क्या फैसला आता है। केंद्रीय चुनाव आयोग, उसको संक्षेप में लोग केंचुआ कहने लगे हैं, तो केंचुए के निर्णय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जनभावनाओं का ख्याल रखती है कि कानून के जो पहलू होते हैं उनका परीक्षण करके फिर फैसला देती है। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी जिस ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील पे ही ये जिम्मेदारी डाल दी है कि पहले वो साबित करें कि चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो गलत है, असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत कठिन नहीं होगा। याचिकाकर्ता चूंकि विद्वान वकील हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस याचिका का हश्र भी ठीक वैसा हुआ जैसा कि वक्फ बोर्ड कानून का हुआ, तो बड़ा मुश्किल होगा। वक्फ बोर्ड कानून पर सुनवाई हुए कितने दिन हो गए आपको याद है, लेकिन उसका फैसला नहीं आया, वो सुरक्षित रखा हुआ है किसी लॉकर में, किसी तिजोरी में। ऐसे ही अगर ये चुनाव आयोग के
निर्णय का कि बिहार की मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जाए और उसमें गैर भारतीयों को बाहर कर दिया जाए, ये अगर इस पर भी फैसला आरक्षित हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, तो आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। अब मुश्किल में हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। अगर वो ब्रिक्स में ब्राज़ील का संरक्षण नहीं करते हैं, ब्राज़ील के अलावा और तमाम सारे देश हैं जिन पर ये टैरिफ की घोषणा हमारे माननीय ट्रम्प साहब कर चुके हैं, फिलीपींस है, श्रीलंका है, ब्रुनोई है, इराक है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इन पर तो टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका की ओर से की जा चुकी है। और अमेरिका ने तो कल ही बांग्लादेश को भी घुड़की दी है कि अभी तो बेटा तुम्हारे ऊपर कुल 30% टैरिफ लगाया, ज़्यादा बोलोगे तो फिर तुम्हारा हाल भी ख़राब हो जाएगा। मुझे लगता है कि अमेरिका का जो व्यवहार इस समय दुनिया के और ख़ास तौर पर एशिया महाद्वीप के देशों के साथ है, वैसा ही व्यवहार भारत के साथ भी हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि भारत बड़ा देश है, बड़ा बाजार है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए मामला कहीं अटका है। इस पर फैसला ना अमेरिका ने किया है और न भारत की ओर से। 9 तारीख को डील यहाँ भी होनी थी, लेकिन ये डील शायद अभी विचार विमर्श में अटकी हुई है और एक से पहले ये हो जानी चाहिए। और अगर नहीं होती है और भारत के साथ भी ब्राज़ील जैसा या वियतनाम जैसा, ये इथियोपिया जैसा या बांग्लादेश जैसा व्यवहार किया जाता है, तो फिर भारत के नेतृत्व की जो परीक्षा है वो ज़रूर होगी। और ये देखना होगा कि भारत क्या ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला की तरह खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल पाएगा कि नहीं। तो आप देखते रहिए, दोनों घटनाक्रम पर नज़र रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो कृपा करके लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ भी अगर आप इसे शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं तो बड़ी कृपा हो। और सब्सक्राइब कर लें तो कहने ही क्या है, सोने पर सुहागा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।